नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? इक्विलिब्रियम चैप्टर हमारा चल रहा है। आयनिक इक्विलिब्रियम हमने शुरू किया था और उसमें पढ़ा था आर्रेनियस कॉन्सेप्ट, ब्राउनस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट और ल्यूइस कॉन्सेप्ट एसिड्स और बेसेस के लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे, पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे। वीक एसिड और वीक बेस होते हैं, उनके पीएच स्केल और उससे रिलेटेड कैलकुलेशंस के बारे में। अब हम देखते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट एंड आयनिक प्रोडक्ट के बारे में। देखिए यहाँ एक रिएक्शन लिखी हुई है H2O और H2O की। ठीक है, इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव बन रहा है। मीन्स वाटर जब आयनाइज होता है तो उसमें एसिड वाला H3O पॉजिटिव और बेस वाला OH नेगेटिव ये दोनों बनते हैं। एक्चुअल में क्या है, वाटर जो प्योर वाटर होता है वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसके अंदर H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, इसको आप H प्लस या H पॉजिटिव भी बोल दो, सिंपली प्रोटॉन भी बोल सकते हो, तो इनकी कंसंट्रेशन बराबर होती है तो हम कहते हैं कि वाटर न्यूट्रल है। अगर हम कोई ऐसा सॉल्यूट मिक्स कर दें जो H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ा दे तो हम बोलेंगे कि सॉल्यूशन एसिडिक हो गया है। लेकिन इसका उल्टा, अगर कोई ऐसा सब्सटेंस या सॉल्यूट मिक्स करें जो हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ाए तो हम बोलेंगे कि वो बेसिक है। मतलब एक चीज़ क्लियर है कि अगर सॉल्यूशन के अंदर, देखो ये याद रखना कि एक्वस सॉल्यूशन होता है, उसमें हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों ही होते हैं, लेकिन किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है उस पर डिपेंड करता है कि वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा। आपको ये पता है, 10th क्लास के अंदर भी पढ़ा हुआ है कि वाटर की पीएच 7 होती है। अब पीएच स्केल क्या होता है ये आपको समझना ज़रूरी है, और ये पीएच 7 ही न्यूट्रल वाटर के लिए या न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए क्यों यूज़ किया जाता है, और पीएच अगर उससे कम हो गई तो एसिडिक कैसे होता है, और पीएच अगर उससे ज़्यादा हो गई तो बेसिक कैसे होता है। ठीक है, अब ये चीज़ हम समझेंगे। फ़िलहाल हम देखें कि ये जो रिएक्शन आपको दिख रही है एक तरह से रिवर्सिबल रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिवर्स दोनों डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है, और जो वाटर यानी वाटर का मॉलिक्यूल वाटर के ही मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन करके ये जनरेट कर रहा है। लेकिन ये रिएक्शन बहुत कम वाटर के मॉलिक्यूल्स कैरिड आउट करते हैं। मतलब हमारे पास में जैसे बीकर में अगर पानी भरा हुआ है तो मान लो कि 55 ग्राम है या 18 ग्राम है, चलिए 18 ग्राम मतलब क्या हुआ, 1 मोल हो गया। तो 1 मोल से बहुत कम, 1 मोल के अंदर बहुत कम पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे जो इस तरह की रिएक्शन को शो करते हैं। तो कैलकुलेशंस या ऑब्जर्वेशंस के थ्रू ये बात मालूम पड़ी है कि उसमें जो H3O पॉजिटिव आयंस हैं उनकी कंसंट्रेशन 1 लीटर के लिए 10⁻⁻7 m आती है। यानी अगर हम 1 मोल पानी ले लें, ठीक है, सॉरी 1 लीटर पानी ले लें, तो 1 लीटर पानी के अंदर केवल 10⁻⁻7 मोल वाटर के ही वो आयोनाइज होते हैं। तो बहुत कम क्वांटिटी, फिर उसका नेगेटिव लोगरिथम निकालते हैं तो वो 7 आता है, और उसी से ये डिटरमाइन होता है कि जो न्यूट्रल वाटर है उसकी पीएच 7 है। अगर आपने थोड़ा सा उसमें HCl मिला दिया तो क्या होता है, HCl एक गैस है ये याद रखना, वाटर में मिलाया तो वो डिज़ोल्व हो गई, H प्लस आयन जनरेट करती है, तो वही हाइड्रोनियम आयन बनाएगी। तो H प्लस आयन बोलो या हाइड्रोनियम H3 पॉजिटिव बोलो, बात बराबर है। उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाता है तो हम बोलेंगे कि सॉल्यूशन एसिडिक हो गया। लेकिन अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला देंगे तो क्या होगा, हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, हम बोलेंगे सॉल्यूशन बेसिक है। अगर इक्वल प्रोपोर्शन में HCl और NaOH, देखो नंबर ऑफ आयन के बेसिस पे हम ये बात कर रहे हैं, तो अगर वो मिक्स करते हैं तो क्या होता है कि एसिडिक सॉल्यूशन के जो हाइड्रोनियम आयन हैं और बेसिक सॉल्यूशन के जो हाइड्रोक्साइड आयन हैं वो आपस में रिएक्शन करके और वाटर के मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। तो वो एक कंसंट्रेशन जिसको बोलते हैं
आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर वो फिक्स रहता है। वो क्या है वो हम देखते हैं। आप ये देख रहे हैं इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसके लिए अगर आप लिखोगे तो वो ये आएगा, यानी प्रोडक्ट अपॉन ये H2O लिखा हुआ है, लेकिन इसके साथ में इस पर स्क्वायर भी आना चाहिए, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में जैसे दो मॉलिक्यूल्स लिखे हुए हैं। ठीक है, अब ये जो वाटर का मॉलिक्यूल नीचे लिखा हुआ है या स्क्वायर H2O स्क्वायर मान लीजिए, आप उसको कांस्टेंट मान सकते हो। रीज़न क्या है? रीज़न ये है क्योंकि ऊपर वाली रिएक्शन के अंदर ये जो आप देख रहे हो ये बहुत कम क्वांटिटी में बनते हैं, तो वाटर के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो आप ये जो H2O है इसको इधर ट्रांसफ़र कर सकते हो और K के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो भी हमको एक कांस्टेंट ही मिलेगा जिसको KW से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये जो KW से रिप्रेजेंट करते हैं इसी को हम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोलते हैं। यस, ये जो आपको दिख रहा है KW, यही आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है। इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है और ये है 10⁻⁻14। अब सॉल्यूशन चाहे एसिडिक हो या बेसिक हो, इसकी वैल्यू 10⁻⁻14 ही रहेगी। डिपेंड करता है, अगर मान लो एसिडिक है तो इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, ऑब्वियसली इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। लेकिन अगर इस बेसिक सॉल्यूशन है तो इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली इसकी कम होगी। तो नीचे इस चीज़ को मेंशन किया हुआ है, एसिडिक हो या बेसिक सॉल्यूशन दोनों तरह के आयंस प्रेजेंट होते हैं, बस ये डिफरेंस होता है कि कौन सा ज़्यादा है। तो एसिडिक में ये ज़्यादा है और बेसिक के अंदर ये ज़्यादा है, और न्यूट्रल है तो उसमें दोनों की कंसंट्रेशन बराबर होती है। अब हम देखते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। ये जनरल फार्मूला है Ka इज इक्वल टू सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन सी इंटू 1 माइनस अल्फा। इसको सॉल्व करोगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में सी और सी कैंसिल हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली हमको क्या मिलेगा, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अगर मान लो अल्फा की वैल्यू एक्सट्रीमली कम हो तो 1 माइनस अल्फा को हम 1 लिख सकते हैं, या सीधे सीधे हम बोल दें कि के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर होगा। ये फॉर्मूला कहाँ से आया इसको हम थोड़ा देखते हैं। एनसीईआरटी बुक की तरफ मूव करते हैं। ये एनसीईआरटी का पेज आपके सामने है। मैं आपको सजेस्ट कर दूं कि एनसीईआरटी ही आपके लिए बेस्ट बुक है। आप उसको पढ़िए, एक बार, दो बार, तीन बार, उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। हाँ, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो फिर आप रेफरेंस बुक्स हैं उनका इस्तेमाल कीजिए, या कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछिए। ठीक है, क्योंकि जो पीपीटीज हैं उसके अंदर 100% कंटेंट कवर नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहती है। लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूँगा एनसीईआरटी पूरी पढ़ना है। हाँ, सिलेबस का आपको ध्यान रखना है कि जो करंट सिलेबस है वो क्या है और जो एक्स्ट्रा सिलेबस है वो क्या है। एक्स्ट्रा भी इसलिए पढ़िए ताकि कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर आप फाइट कर पाएँ। देखिए, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, मान लो हमने कोई एसिड मिक्स किया, ये HX, इसको वाटर के साथ में रिएक्शन हुई तो ये आयंस बने, यहाँ पर नेगेटिव होगा ये। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी C है, मतलब जैसे जिस मोमेंट पर आपने मिक्स किया उस टाइम पे इसकी कंसंट्रेशन C है। लेकिन जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया, हालांकि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मतलब ये हुआ कि इसमें से C अल्फा निकल करके H3O का C अल्फा बनाता है और X नेगेटिव का भी C अल्फा बनाता है। ठीक है, तो हम आगे इस रिएक्शन को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। रिएक्शन तो वही है, लेकिन ये जो पैरामीटर्स हैं शो करने वाले कंसंट्रेशन को, C माइनस सी अल्फा, यानी HX का जो पहले C कंसंट्रेशन गया था उसमें से C अल्फा निकल गया, वो कन्वर्ट हुआ इसके अंदर। ठीक है, फिर आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। के ए की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, अगर हम इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मेंशन करना चाहें तो आपको पता है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी। मतलब K इज इक्वल टू क्या होगा, ये जो प्रोडक्ट आपको दिख रहा है
इसको मल्टीप्लाई करो सी अल्फा इंटू सी अल्फा यानी सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, फिर डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यानी सी माइनस सी अल्फा। मतलब हमको ये वाली चीज मिलेगी। तो यही क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। देखिए ये जो अल्फा है ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जबकि के अल्फा है, सॉरी के ए है, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड है। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन दोनों को आप सेम ही मानकर चलिए। तो जो अल्फा होता है उसको हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बोल सकते हैं, जो ये शो करता है कि एसिड है या बेस है या कोई इलेक्ट्रोलाइट है वो किस एक्सटेंट तक आयोनाइज होता है या डिसोसिएट होता है। जिसको ओवरऑल सोल्व करते हैं के ए की वैल्यू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा मिलती है। ऑन द अदर हैंड एक और तरीका है के ए इज इक्वल टू एच पॉजिटिव इंटू एक्स नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज नहीं लगाया इसके ऊपर, डिवाइडेड बाय एच एक्स। तो इससे भी आप पता कर सकते हो के ए की वैल्यू क्या है। अब पर्टिकुलर किसी टेम्परेचर पर के ए की वैल्यू ये डिटरमाइन करती है कि वो जो एसिड है वो कितना स्ट्रोंग है। के ए की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो उतना स्ट्रोंग एसिड होगा। सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ रहा होगा। के ए की वैल्यू ज़्यादा कब होगी, जब इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, एच प्लस की वैल्यू ज़्यादा होगी। और ये ज़्यादा कब होगी, जब रिएक्शन है एच एक्स जितना ज़्यादा आयनाइज या डिसोसिएट होगा उतने ज़्यादा एच प्लस आयन्स बनाएगा। फिर आगे है स्टेप्स टू इवेल्युएट पीएच फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। हालांकि बहुत लाइट दिख रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं आगे ये जो स्टेप्स लिखी है ये न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके ये फाइंड आउट करना कि कोई इलेक्ट्रोलाइट हमने वाटर के अंदर ऐड किया है, पर्टिकुलर उसकी क्वांटिटी, फिर उसकी कंसंट्रेशन, या हमको पता है कि कंसंट्रेशन उसकी क्या है तो उसकी पीएच कितनी होगी, उसके कैलकुलेशन के लिए ये स्टेप्स दिए हुए हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आपको पता लगेगा पर्टिकुलर अमाउंट डिसोल्व करते हैं वाटर के अंदर किसी सॉल्यूट का तो पीएच क्या होगी। कोई वीक एसिड हमने मिक्स किया है, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की क्या है और जो सेवरल प्रोडक्ट्स उसके अंदर बनते हैं उनकी कंसंट्रेशन क्या है, ये सारे न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर ये चीज़ हमको क्लियर होगी। अब ये जो टेबल आपको दिख रही है कुछ वीक एसिड्स हैं जिनको वाटर में डिसोल्व करने के बाद किस तरह से आयनाइज होते हैं, ये रिएक्शंस दे रखी है। जैसे सबसे ऊपर आप देख रहे हो आयोडिक एसिड HiO3 वाटर में डिसोल्व किया तो इसमें H3O प्लस बना और IO3 नेगेटिव बना, ठीक है। इसी तरह से क्लोरस एसिड HClO2 वाटर में डिसोल्व किया तो H3O पॉजिटिव और ClO2 नेगेटिव बना। इसी तरह से आगे की तरफ आप मूव करते जाओगे तो ये वीक एसिड्स के लिए वाटर के साथ रिएक्शन का सब में एक चीज कॉमन है, H3O पॉजिटिव सबके अंदर बन रहा है। ऑब्वियसली आपको सिंपली एक स्टेप फॉलो करना है, जो एसिड है उसमें से एक प्रोटॉन निकाल करके इसके अंदर ऐड कर दो तो उसका जो एनायन बनेगा वो आपको वैसे ही पता लग जाएगा। इसी तरह से जो बेसेस हैं उनके लिए भी, जो वीक बेसेस हैं वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। मतलब ये हुआ कि जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसमें से एक प्रोटॉन निकल करके बेस के अंदर ऐड हो जाएगा तो ये केटायन में कन्वर्ट हो जाएगा और हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगा। तो ये हाइड्रोक्साइड आयन की वजह से बेसिक नेचर शो करते हैं। फिर ये जो रिएक्शंस हैं इन रिएक्शंस की वजह से आप ये पता लगा सकते हो कि पीएच कितनी होगी। मतलब ये जो रिएक्शन है इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी के ए की, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड पर्टिकुलर, तो कंसंट्रेशन से आप उसकी पीएच मालूम कर सकते हो। एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के लिए एक यहाँ पर टेबल दे रखी है, इससे हमको ये पता लगेगा कौन सा एसिड कितना स्ट्रोंगर है, ठीक है। देखिए ये आपको जो टेबल दिख रही है इस टेबल के अंदर इस कॉलम में यहाँ एसिड लिखा हुआ है और यहाँ बेस लिखा हुआ है। ये एसिड जिसको वाटर में डिसोल्व किया तो इसमें से प्रोटॉन को निकालने के बाद जो एनायन बनता है वो यहाँ आगे लिखा हुआ और वो बेस होगा, कॉन्जुगेट बेस होगा।
तो ये स्ट्रोंग लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि HCl, H2SO4, नाइट्रिक एसिड, ये सारे क्या हैं, स्ट्रोंग एसिड है। क्यों है? क्योंकि इनमें से जब प्रोटॉन रिमूव हो जाता है या हाइड्रोजन आयन रिमूव हो जाता है तो इनका जो बेस बनता है कॉन्जुगेट बेस वो वीक होता है, यानी वापस से उसकी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी या नेचर बहुत कम होती है। अब जैसे जैसे हम ये नीचे की तरफ मूव करते जा रहे हैं तो हमको पता लगता जा रहा है कि ये जो एसिड हैं वो वीक हैं। ध्यान देना, HF है वो वीक एसिड है, जबकि HCl वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये वीक एसिड क्यों है? इसलिए है क्योंकि हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होता है, तो हाइड्रोजन इजीली प्रोटॉन की फॉर्म में रिमूव नहीं होता है उतना जितना कि HCl के अंदर। तो ये भी बता दूं कि HBr और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है और HI उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि HI में हाइड्रोजन और आयोडीन के बॉन्ड का जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा वीक है, तो हाइड्रोजन इजीली प्रोटॉन की फॉर्म में रिमूव होता है। तो जो जितना इजीली प्रोटॉन देगा वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। आगे आप देख रहे हैं, अब ये जो H2O है वो न्यूट्रल होता है जहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन बराबर होती है। अब जो जितना वीक एसिड होगा उसका कॉन्जुगेट जो बेस होगा वो उतना स्ट्रोंगर होगा। मतलब ये हुआ कि ये वाले जो बेसेस हैं ये कंपैरेटिवली स्ट्रोंगर है। मतलब ये हुआ कि इनकी नेचर कैसी है, जैसे NH3 है तो इसकी नेचर कैसी है, इसका जो ये एसिड है इसमें से ये वापस प्रोटॉन को कैप्चर करता है। ठीक है, इस वजह से हम बोल सकते हैं कि जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना स्ट्रोंग होगा वो एसिड उतना वीक होगा। आप यहाँ बोल सकते हैं जो अमोनियम आयन है ये वीक एसिड है। एक बात और बता दूं कि जो स्ट्रोंग एसिड हैं जैसे HCl है, H2SO4, HNO3, इनको वाटर में आप डिजोल्व करते हो तो ऑलमोस्ट 100% आयनाइज हो जाते हैं। मतलब पूरे के पूरे आयनाइज हो जाते हैं 100%। लेकिन जो वीक एसिड हैं वो 100% आयनाइज नहीं होते हैं। जैसे कि हमने देखा था एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, वो 5%, 6%, 8% तक ही आयनाइज होते हैं। डाइल्यूशन करोगे तो थोड़ा और उनका आयनाइजेशन बढ़ता जाता है। तो बच्चों आज हम इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स के साथ में कुछ और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। आप नोट्स बनाइए, मुझे सेंड कीजिए। थैंक यू।